दूसरी सरकार जो किसी कभी नहीं खत्म कर सकती है वो है प्रचंड बेरोजगारी। वो छुपी हुई बेरोजगारी है। और छुपी हुई बेरोजगारी कैसे, बड़ी गहरी छुपी हुई है। और सबसे ज्यादा प्रचंड बेरोजगारी एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर में बेरोजगारी का बहुत बड़ा रीजन क्या है कि एग्रीकल्चर को, अभी फिर वही बोलूंगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दर्जा, इंडस्ट्री का दर्जा देने वाला एकमात्र राज्य है महाराष्ट्र। और देखिए वहां किसान कितने खुश हैं, उद्योग का दर्जा दे दिया गया वहां पे, कि जैसे हम उद्योग में लोन देते हैं वैसे लोन देंगे, छोड़ो सीसी फीसी और ये सब सब्सिडी फब्सिडी, आइए ना उद्योग जैसा खेलिए, उद्योग खेलिए। और महाराष्ट्र के इंसान सबसे आज की स्थिति में संपन्न इंसान। एग्रीकल्चर को, जीके का क्वेश्चन, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का स्टेटस देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। गोयनास द डाटा, एग्रीकल्चर का डाटा सबसे मस्त आता है वहां पे। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जिस बंदे ने एग्रीकल्चर का कायाकल्प किया है महाराष्ट्र में, नितिन गडकरी साहब। सीएम लाइक बंदा थे सर, वो तो पॉलिटिक्स में खराब हो गए। सीएम लाइक बंदा, और मुझे बड़ा उम्मीद था कि जब अच्छा काम करिए सरकार, इससे अच्छा काम करते अगर उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता तो। उनको समझ सबसे ज्यादा है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया ना, तो इन्वेस्टमेंट आने लग गया एग्रीकल्चर में। इथेनॉल प्लांट खुलने लग गए, प्रोसेसिंग प्लांट खुलने लग गया, एक एक भूसी तक खरीदने लग गए, एक एक सेंटीमीटर तक खरीदती है इंडस्ट्री वहां पे किसानों से। तुम फसल बेचने की बात कर रहे हो, फसल के ठुड्डी तक बिक रहा है महाराष्ट्र में, एक एक चीज उठा के ले जा रहे हैं खेत से। कौन? इंडस्ट्री वाले। यहाँ कोई इंडस्ट्री ही नहीं है सर। मैंने ये बात समझाया था कल अनिल सर को भी कि सर इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री है ही नहीं एग्रीकल्चर बेस। सारा खाली आप लोग गेहूं बेचने पे लगे हो। कोई इंडस्ट्री है क्या आपके यहाँ? गेहूं बेच के कहाँ जा रहा है काम होने के लिए? महाराष्ट्र और गुजरात में। बोले हाँ सर, बात तो ये सही है, ये तो किसी ने समझाया ही नहीं। इंडस्ट्री है क्या एग्रीकल्चर का कोई यहाँ पे? खाली गेहूं उपजाते जा रहे हो तुम। अब महाराष्ट्र जाके देखो, वो गन्ना उपजा रहे हैं, इथेनॉल इंडस्ट्री। वो गेहूं उपजा रहे हैं, गेहूं से भी इथेनॉल बना रहे हैं। तुम गेहूं से खाली आटा बना रहे हो। भाई साहब गेहूं से क्या बना रहे हैं वो? इथेनॉल। खराब क्वालिटी गेहूं से हर चीज बिक रहा है सर। यहाँ कह रहे, बता रहे थे सर कि नरमा वाला जो डंठल होता है वो हम चिमनी भट्ठे में बेच के आते हैं। बोले पागल हो, नरमा के डंठल से भी इथेनॉल बनता है। हर चीज, कूड़ा कचरा से इथेनॉल बन रहा है। 2 रुपए 3 रुपए किलो कचरा खरीद रहे हैं किसान का सोना के भाव में। बिहार में इथेनॉल के इतने सारे प्लांट लगे हैं, पढ़ा होगा तुम लोग जीके में। अरे कचरा उठा के ले जा रहे हैं किसान का 2 रुपए किलो, क्या बात करते हो? कचरा। और यहां नहीं है सर। फिर वही बात ला दिया। तो एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। और आज हालात देखे किसानों का सबसे बेहतर है महाराष्ट्र में। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बनने से क्या होता है ना कि प्रतियोगिता बढ़ जाता है। फिर वहां पे पैसा लगाना शुरू करते हैं कौन? बड़े बड़े उद्योगपति। माना उद्योगपति तुमसे कमाएंगे, वो तुम्हारा जो कचरा होगा उसको 2 रुपए में खरीदेंगे, उससे उसको वो बेचेंगे 20 रुपए में। बट आज तुमको क्या मिल रहा है? आज तुम्हारा हेडेक है, खेत में पराली जला रहे हो, अब वो कम से कम 2 रुपए तो खरीद लिए ना। बट यहाँ समस्या ये नहीं है, यहाँ नेता ज्यादा बने हुए हैं। अच्छा, मेरे से 2 रुपए में लिए और इथेनॉल बना के 20 में बेच रहे हो। भाई साहब पिछले साल क्या मिला आपको? खेत में जलाए ना, अपना तेल छिटक छिटक के। संतोष नहीं है। महाराष्ट्र में किसान संतुष्ट हैं, कहने की जय नितिन गडकरी जी, ये सारा मेरा सब कुछ बिकवा दीजिए। सब कुछ, सारा कचरा बिक रहा है सर। अब बिहार में भी खूब बिक रहा है इथेनॉल, जबरदस्त बिक रहा है इथेनॉल के चक्कर में। सब कुछ, परालियां नहीं जलती हैं बिहार में, इथेनॉल बन रहा है उससे। कितने प्लांट लगे पंजाब में इथेनॉल का? लगा दिए क्या? अभी तक बैठे हुए हैं अपने मुख्यमंत्री के रूप में, क्या नाम है उनका? भगवंत मान जी। एक भी इथेनॉल प्लांट नहीं लगा है। किसान खाली खेलते रहते हैं। क्यों नहीं लगा है? किसान ही नहीं चाहते हैं सर। कोई किसान ना, उद्योगपतियों को पंजाब में किसान अपना दुश्मन मान बैठे हैं। कोई आएगा ना इंडस्ट्री लगाने के लिए कि मैं यहाँ इथेनॉल इंडस्ट्री लगाऊंगा, सबसे पहले मार के भगा देंगे। मैं किसानों से मिला हुआ हूं, आज बहस नहीं करूंगा, अपनी बात बताऊंगा कि पंजाब के किसान है उद्योगपतियों को दुश्मन मानते हैं अपना। उद्योगपति है यानी कि हमको ये लूट लेगा। बिल्कुल लूटेगा। लूटते तो तुम आज भी जा रहे हो, बट कुछ पैसे दे के लूटेगा। तुम्हारा कचरा खरीद लेगा 2 रुपए। उसमें बहस करो ना कि पंजाब में हम 3 रुपए बेचेंगे, हम समृद्ध किसान है, तुम बिहार में गरीबों से 2 रुपए खरीदते हो। तुम्हें तो बिक ही नहीं रहा है। धुआं धुआं करके तुम दिल्ली को प्रदूषित कर दिए। नहीं पता है? गूगल करके पढ़ना जा करके। गन्ना का खोई तक बिक रहा है सर, शुगर केन इंडस्ट्री में। चीनी बन रहा है और गन्ना का खोई, मतलब उसका मतलब क्या हम खोई बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलते हो? भूसा, जो भी है, वो तक बिक रहा है सर। गन्ना में तो इतना प्रॉफिट है पूछो मत। पत्ते बेच दे रहे हैं, खोई बेच दे रहे हैं, सब बेच दे रहे हैं सर। सेंटीमीटर चीनी बेच दे रहे हैं। इंडस्ट्री एकदम बूम कर रही है।
तो कैसे बूम किया इंडस्ट्री है? एग्रीकल्चर को उद्योग का दर्जा देना ही पड़ा। और फिर आपको जैसे एग्रीकल्चर को उद्योग का दर्जा मिलता है, उसमें इन्वेस्टमेंट आता है, तो प्रछन्न बेरोजगारी खत्म हुआ। बोलो कैसे? प्रछन्न बेरोजगारी एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा है। किसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? प्रछन्न एग्रीकल्चर में। और रीजन है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नहीं है। जैसे ही एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का रूप लेगा तो किसान भी क्या करना शुरू करेगा? श्रम का लागत। आज बेचारा किसान श्रम का लागत नहीं जोड़ता है। नहीं, जीरो कार्बन में उस पर काम होगा ना, इंडस्ट्री लगाएंगे, उसमें कोशिश करेंगे कि चिमनी का हाइट बढ़ाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल यूज किया जाए, डीजल इंजन नहीं चलाया जाए। इस पे सरकार बहुत सजग है, पूरी दुनिया सजग है। मान लो इसने इंडस्ट्री लगाया, इसका क्वेश्चन है धुआं होगा। धुआं क्यों होगा? डीजल जलेगा तब धुआं होगा ना। सोलर से काम करो। अब कार्बन एब्जॉर्बिंग सेंटर लगेगा, चिमनी का हाइट बढ़ा दो। देखो इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री के अगेंस्ट है ना, उसको मैं नक्सलवादी बोलता हूं। इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा इतना बड़ा पेट भरने के लिए। थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा पेट में, इतना बड़ा देश का पेट भरने के लिए उद्योग तो लगाना पड़ेगा। बेसिक खेती से काम नहीं चलना है। प्रछन्न बेरोजगारी समझ में आ गया? तुम्हारा खेत 20 बीघा है, मान लो किसका 20 बीघा खेत, मान लो इसका खेत 20 बीघा है, और 20 बीघा खेत में इसके पापा, चाचा, 2 भाई, 6 लोग मिलकर खेती कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या जोड़ा कि पैसे लगाए हमने 5 लाख रुपए 20 बीघा खेती के लिए, और सामान बेच लिए 15 लाख के। मान लेता हूं, ये मत बोला इतना नहीं प्रॉफिट है, 10 लाख का लाभ हुआ, पूरा खुश। भाई साहब 5 लोगों का श्रम गया है, बांटो इस पे। यानी एक आदमी साल का कितना कमा पाया? 2 लाख रुपए। जबकि वो कहीं और अपना श्रम का, जबकि इस 10 बीघा के इस 20 बीघा की खेती करने के लिए 3 आदमी पर्याप्त थे, बाकी 2 बेकार में थे। ऐसी वो प्रछन्न बेरोजगार है। लग उनको भी रहा है कि हमको भी काम है। क्या करते हो? खेती। वो कुछ नहीं करते। मेरे गांव में ऐसे कई लोग हैं, उनसे पूछो और के साथ क्या चल रहा है, काम धाम? दो खेती बाड़ी। बोले खेल तो हमारे पापा कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो बस उनके साथ कभी कभार कुछ लगा देते हैं, चला जाता हूँ। रियलिटी है कि वो प्रछन्न बेरोजगार है। कहीं जाके इंडस्ट्री में वो 20,000 रुपए भी कमाता तो वो 2,40,000 रुपए साल का कमा रहा था ना। यानी कि उसको लॉस हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको कहते हैं प्रछन्न बेरोजगारी। और तब तक रहेगा जब तक किसान श्रम की लागत नहीं मानेगा। भाई साहब सब जोड़ लेते हैं, बीज, खाद, ढिमकाना, फलाना फलाना, और 6 परिवार से लगे हुए, इसको नहीं जोड़ते हैं। किसानों की स्थिति यही है। जब खुद के श्रम की लागत ही आप नहीं जोड़ रहे हो, इसका मतलब आप अभी तक अपने काम को उद्योग मानते नहीं हो। जब उद्योग ही नहीं मानते हो तो फिर मुश्किल है। कमाई कहां से होगा? कमाई इंडस्ट्री से होता है ना सर। कमाई कौन करता है? उद्योगपति। खुद ही बोलते हो। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर को उद्योग का दर्जा देना होगा, जिस राज्य को भी तरक्की करना है। मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, उद्योग का दर्जा दीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लगा देंगे जाकर के, सब तरक्की करेगा। तुम खुद जानते हो कोई शहर तरक्की तब करेगा जब उद्योगपति पैसा लगाएंगे। मैंने कल बोला था, उसके बाद तुम नहीं समझ पाए। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम लगा लो, नहीं ना है तो जो जिसके पास पैसा है वो लगाएगा। हाँ, फिर तुम मुंह बंद रखना। जो पैसा लगाएगा, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो पैसा लगाएगा वो अपना लाभ पहले तय करेगा। हाँ, तुम्हारी हित अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो सरकार है उसके लिए, तुम भी थोड़े पैसे कमाओ। तो अब प्रछन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी क्या होता है सर? हाँ, जैसे मान लो रंगाई पुताई वाला मजदूर है, ये कलर करते हो पेंट दीवारों पे, पुट्टी, ठीक है, और दिवाली में तो काम खूब चलेगा। बरसात में कौन घर पेंट करवाएगा? करवाएगा कोई? बरसात में बेरोजगार है ये, समझ रहे हो? मान लो यही है, ईंट बनाता है भट्टा पे, देखा ईंट बनाते हुए भट्टे पे? हाँ, ये इसका ईंट भट्टा है, मजदूर मानता हूं, ईंट भट्टा मजदूर है। ये क्या करता है? बरसात में छुट्टी ले लेगा, ये मौसमी बेरोजगार है। इसमें ना कई मौसमी बेरोजगारी को मात्र स्वयं देते हैं, ध्यान रखना। बरसात में ये खेती करेगा, धान उपजाएगा जाकर के, ठंड के मौसम में ईंट ज्यादा बनते हैं, ध्यान रखिएगा। टूट गर्मी में नहीं बनते हैं, ठंड वाली धूप जो चिलचिलाती है गर्मी में, अब ईंट बनना धीरे धीरे स्पीड अप होगा, और बहुत गर्मी में क्या हो जाता है, चनकने लग जाते हैं, वो फिर रोक दिया जाएगा। ऐसी बहुत गर्मी हुआ, वैसे ही पता पड़ेगा कि जाकर के कुल्फी का ठेला लगा लेगा गांव में, टन टन बजेगा कुल्फी वाले। मौसमी बेरोजगारी खत्म। समझ में आ गया मौसमी बेरोजगारी? मौसमी बेरोजगारी के लिए आपको काम बदलता रहना पड़ेगा। दिवाली पे बेचूंगा पटाखे, होली पे रंग बेचूंगा,
और दशहरा में मुखौटे बना लूंगा राम जी वाला, मतलब जो मन करेगा वो बेच दूंगा। तो मौसमी बेरोजगारी समझ लिए तुम। अब आ गया घर संरचनात्मक भी है क्या इसमें? हाँ, सब दिया हुआ है। देखिए, चक्रीय, मौसमी, घर सनात्मक। ऐसे व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगार के बीच की अवधि में वो बेरोजगार हो जाता है, इसको कहते हैं घर सनात्मक बेरोजगारी। नई तकनीक के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति रोजगार से निकल जाने के बाद रोजगार की तलाश की अवधि में अस्थायी रूप से रोजगार होता है, ऐसी अस्थायी स्वभाव की रोजगारी सनातन रोजगारी कहलाती है, और इसकी संख्या काउंट भी नहीं होता है। घर सनात्मक बेरोजगारी को इतना तवज्जो दिया नहीं जाता है। हाँ, गैप, जैसे मान लिया जाए ये अभी मौसमी बेरोजगार था, तो जैसी इसने ईंट भट्ठा वाला काम रोक करके और जैसी ये कुल्फी बेचना शुरू किया तो थोड़ा समय लगेगा ना। भट्ठा वाला काम बंद किया, 3 दिन बाद साइकिल खरीदेगा, उसमें वो लगवाएगा चक्का, उसमें कुल्फी का सारा वो सब सामान आएगा, दूध कस्टर्ड सब खरीद के काम शुरू करेगा, घंटे जाने वाला, इतने दिन में 8, 10, 15 दिन लगेगा। उस पीरियड को क्या बोलेगा कि उस पीरियड में तो बेरोजगार है, उस पीरियड को कहते हैं घर सनात्मक बेरोजगारी। और फिर आता है संरचनात्मक बेरोजगारी। और संरचनात्मक बेरोजगारी थोड़ा अलग है, वो स्ट्रक्चरल बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और आप देखेंगे कि और भारत में ऐसा बहुत ज्यादा है। हाँ, कहना है कि जब बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न है, जब रोजगार की आवश्यकता के अनुसार बेरोजगार श्रमिकों की योग्यता नहीं होती है। विकासशील देशों में अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी पाई जाती है, वह समग्र मांग कमी के कारण न होकर संरचनात्मक होती है। बिल्कुल, भारत में सबसे ज्यादा समस्या किसका है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। ऐसी बात नहीं है कि रोजगार का कमी है, प्रॉब्लम है कि जैसे स्किल की इंडस्ट्री को तलाश है, आपके पास वो स्किल नहीं है। मैं हमेशा मानता हूं इस बात को, और मैं 16-17 साल से इस बात को एकदम समझ गया था कि कभी भी भारत में नौकरी की कमी हो ही नहीं सकता है। कमी क्या रहेगा? स्किल का। अभी मैं आपसे कहता हूं, पढ़ रहे हो आप स्किल इंप्रूवमेंट के लिए, नौकरी तो खुद ही मिल जाएगा, कहीं भी कुछ भी कर लोगे। एक कोई ऐसी योग्यता बना लो, स्किल इंपॉर्टेंट है। भारत में जैसे इंडस्ट्री को स्किल का रिक्वायरमेंट है, वैसा स्किल हमारे पास नहीं है। इसको कहना संरचनात्मक बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी में 2 प्रकार का होता है, देखोगे, एक आपका शिक्षित बेरोजगारी और एक आपका औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी में उद्योग के डिमांड के अनुसार आपका नहीं है, और शिक्षित बेरोजगारी में तो आप शिक्षित तो हैं बट आप औद्योगिक डिमांड के अनुसार नहीं। अरे सबसे ज्यादा है, तुम लोग किसी के शिकार हो ना सर। तुम एजुकेटेड तो हो बट कोई भी तुम्हें इंडस्ट्रियल डिमांड के अकॉर्डिंग एजुकेटेड नहीं है। बोले इंडस्ट्रियल डिमांड क्या है सर, हमें बताओ। इंडस्ट्रियल डिमांड सबसे पहले होता है आप में कम्युनिकेशन स्किल हो, आप में लीडरशिप स्किल, टेक्निकल स्किल का जरूरत नहीं इतना, वो इंडस्ट्री सिखा देती है। एक्सपीरियंस तो काम करके आएगा। इंडस्ट्रियल डिमांड के अकॉर्डिंग तुम करते ही नहीं। कोई मेरे साथ आओ, बोलोगे वो काम दिला दो, मैं कम से कम पहला सैलरी 20,000 काम दिला दूंगा, अगले कल ही से ले दूंगा, फिर जाके सेल करना पड़ेगा। करो सेल जा करके, म्यूचुअल फंड बेचो, इंश्योरेंस बेचो, एफडी बेच करवाओ, खुलवाओ बैंक अकाउंट। बोलो वो सर नहीं होगा, तो क्या कर सकते हो तुम? बोलोगे वो तो हमको नहीं पता, हमको पैसा चाहिए महीने का। पता ही है नहीं कि हम काम क्या कर सकते हैं, बट उनको हर महीने ऐसा सिर्फ सरकारी नौकरी में होता है, इसलिए तुम लोग सरकारी नौकरी कहीं तैयारी करते हो। जो तुम्हारा डिमांड है उसको सिर्फ सरकारी नौकरी मीट कर देगा। कि एक परीक्षा निकाल लो, सरकार तुमसे पूछेगी तुम क्या कर सकते हो, अब करना क्या है, परीक्षा निकाल के इसके बाद भी हम कुछ करें, पैसा दीजिए बस। और हमको ये सूट नहीं करता है, बात को। तो आपने देख लिया यहां से औद्योगिक श्रमिकों में पाई गई बेरोजगारी संगठित क्षेत्र से, शिक्षित बेरोजगारी मुक्त शहरी क्षेत्र में ही होता है, आदम शहरों में ही हो। राष्ट्रीय दृष्टि से शिक्षित बेरोजगारी सबसे गंभीर समस्या है। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है? रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, ROE, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ROE बहुत खराब हो जाता है, और ROE गड़बड़ाया कि राजस्थान में, यहां वेस्टर्न राजस्थान में पेरेंट्स उसी का ताना मारते हैं। 4 लाख रुपया खर्च कर दिया थारा पढ़ाई पे, 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, ऐसा नहीं कहते हैं पेरेंट्स? तो तुम्हारे पापा ही बोलते होंगे ऐसा, बोला है ना एक बार? यहाँ ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ बिजनेस क्लास आदमी है ना सर। बोले हैं, अभी तो कह रहे थे कि बिजनेस क्लास नहीं है। माइंडसेट मारवाड़ी को तुम बिजनेस क्लास नहीं बोले, पूरे भारत में सबसे बड़ा बिजनेस क्लास माइंडसेट मारवाड़ी। तो यहाँ सर रिटर्न टू ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि जितना पैसा थारा पढ़ाई पे लगाया उतने पैसा में एक जेसीबी आ जाती। रियल बात है ये क्या है? दिक्कत क्या हुआ? शिक्षित बेरोजगारी से ROE डिस्टर्ब होता है, और ROE डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिए।